आज चर्चा होगी मिड डे मील पकाने के लिए नियुक्त दलित रसोइयों की, भोजन माता उत्तराखंड की और उसके पहले उत्तर प्रदेश की भी। आखिर बच्चों के जहन में जाति का जहर कौन भरता है और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बारे में क्या कहा था। थोड़ी चर्चा माझी जी के बारे में भी होगी। और कल एक ब्राह्मण बॉय का मैं फेसबुक लाइव सुन रहा था, उस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा विस्तार से। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हरीश रावत ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, उस वीडियो को जरा सुन लीजिए। आज सुबह एक ऐसा मन को उद्वेलित करने वाला, उत्तेजित करने वाला दुखद समाचार पड़ा। राज्य सरकार ने एक भोजन माता को केवल इसलिए हटा दिया क्योंकि वो दलित वर्ग की थी। 21वीं सदी में इस मानसिकता के साथ यदि मेरा उत्तराखंड चल रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। इस समाचार को पढ़ने के बाद मैं अपने चित्त को स्थिर करने के लिए मैंने 1 घंटे का मौन व्रत रखा और अभी वो मौन व्रत तोड़ा है। और मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि क्षमा मांगते हुए उसको फिर से कार्यरत करें। ये मेरा उत्तराखंड नहीं हो सकता, ये हमारा उत्तराखंड नहीं हो सकता, ये भाजपा का वही उत्तराखंड हो सकता है जहां एक भोजन माता को केवल इसलिए हटा दिया जाए कि वो एक वर्ग विशेष की है। मैं भगवान क्षमा करें। और यदि राज्य सरकार चेती नहीं तो मैं गांधी की मूर्ति के सामने अनशन पर बैठूंगा, जितनी देर बैठ सकूंगा। मैं गांधी बाबा से क्षमा मांगूंगा कि मेरे उत्तराखंड में ये क्या हो। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। जीतन राम मांझी ने कर्मकांड पुरोहितवाद के खिलाफ हमला बोला, लोगों को मना किया कि आप ऐसे पुरोहितों को मत बुलाइए। मैं तो सवाल उलट देता हूं कि आखिर पुरोहित अस्पृश्यों के, दलितों के, आदिवासियों के घर जाते ही क्यों हैं? क्या पैसा छुआछात नहीं लगता उसमें? उनको जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे उसका अपमान हो जाएगा ना। दलित का छुआ हुआ पैसा भी नहीं लेना चाहिए था, उनका कटा हुआ बकरा भी नहीं खाना चाहिए, मुर्गा भी नहीं खाना चाहिए, उनका कटा हुआ नहीं जाना चाहिए। बहरहाल, मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी बिहार के, और हमला बोला। उसके बाद ब्राह्मण समुदाय के बहुत सारे ग्रुप जीव काटने और क्या क्या करने, मारने की धमकियां देना शुरू किया। मांझी भी पीछे नहीं हटे, अड़े रहे, बोले देखते हैं कौन क्या करता है। अभी डटे हुए हैं और कोशिश है कि जल्दी अंबेडकरनामा से पे उनसे चर्चा हो। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जीव काट लेंगे, सर काट लेंगे, तुगलकी फरमान भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के पूरे वांग्मय को छापा है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो एक बार वो जाकर देखें कि उन किताबों में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में क्या कहा था, अपने राइटिंग्स में क्या कहा था, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। चलिए, एक ब्राह्मण बॉय कल बोल रहे थे कि सनातनी का अपमान होता है, प्रभु राम का अपमान होता है, हम लोग सहनशील हैं। और जिस तरीके से पोप को, गैलीलियो को फांसी देने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी, उसी तरीके से इन लोगों को प्रभु राम से और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी। वाह हुजूर, जाति, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत जिसने बनाया वह कब माफी मांगेगा? माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी कि इतना घृणित समाज दुनिया के किसी कोने में नहीं है कि आज भी घोड़ी चढ़ने से दिक्कत हो जाती है, मूंछ रखने से दिक्कत हो जाती है। और जो क्राइम का रिपोर्ट है भारत सरकार का, वही देखिए तो पिछले साल से अब तक कितनी क्राइम दलितों के खिलाफ बढ़ी है। आपको
माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पुरखों को भी शर्म आनी चाहिए और आपको भी शर्म आनी चाहिए कि जब बलात्कार की ऐसी घटनाएं होती हैं तब आपकी चुप भी लगती है और बाकी हर जगह आपको अपमानित महसूस करते हैं। दलितों की हत्या होती है, मारपीट होती है, हकमारी होती है, तब आपका सनातन धर्म कहाँ रहता है? जिसको आप चुनाव में हिंदू बनाते हैं उस समय कहाँ होता है? जब इस तरह की घटनाएं होती है उस समय आपका सनातन धर्म मौन हो जाता है। ब्राह्मण बॉय, मौनी बाबा, समझिए आपकी लीला हम जानते हैं और जिस शास्त्र से आप कहना चाहेंगे, विमर्श करना चाहेंगे, उस शास्त्र को उठाकर उसी के पन्ने से पेज नंबर निकालकर आपसे हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। बहरहाल चलिए अब लिए चलता हूं मिड डे मील वाले मामले पे कि मिड डे मील की योजना क्यों आई थी। वो इसलिए आई थी, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं स्कूल में खाना खिलाने की परंपरा से सहमत नहीं हूं, मेरा अलग ओपिनियन है, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य ये था कि स्कूल में बच्चे खाना खाएंगे, खाना की वजह से आएंगे, पौष्टिक आहार मिला। कितना पौष्टिक मिलता है आप सब जानते हैं, उससे मुझे कुछ नहीं कहना है, आप सब अवेयर हैं। एक साथ बच्चे खाना खाएंगे तो उनमें जो जातिगत भेदभाव, इस तरह की जो सोच है, विकृति है, वो भावना समाप्त होगी। ताजा घटना देवभूमि का है। देवभूमि मतलब उत्तराखंड, लेकिन उसके पहले इतिहास का छात्र हूं तो इतिहास दृष्टि से इस समस्या के जड़ में लिए चलता हूं। बीबीसी ने जुलाई 2010 में एक रिपोर्ट छापा था और उस रिपोर्ट में कई ऐसे जगह का जिक्र था उत्तर प्रदेश में कि जहां की दलित रसोइया होने की वजह से लोगों ने उसका विरोध किया था, तोड़फोड़ किया था, तमाम ये बातें थी। उससे कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूं। एक घटना का जिक्र किया है उन्होंने राजधानी के नजदीक ही मोहनलालगंज क्षेत्र की घटना का। यहां प्राथमिक विद्यालय पदमन खेरा में सवर्ण बच्चों ने दलित रसोइयों के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया। इससे पहले एक और जिक्र है, कन्नौज के बहादुर मजगवा के सैकड़ों ग्रामीण ने विद्यालय पर धावा बोलकर स्कूल के फर्नीचर तोड़ डाले और अध्यापकों को बंधक बना लिया। सोचिए, रसोइया दलित है, उसको बंधक बना लिया। हालत को काबू में करने के लिए पुलिस की को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। कन्नौज में जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद उस समय हालात सामान्य नहीं हो पाए। पड़ोस के कानपुर देहात, औरैया और एटा से भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी कि सवर्ण जातियों के लोग अपने बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में कराने से मना कर रहे हैं। वैसे उनको भोजन देने की क्या जरूरत है? समृद्ध लोग घर से खाना खाकर आए, क्या जरूरत है इसे? जो नहीं खाना खाएंगे ठीक है, अपना घर से टिफिन लेकर, ये दिक्कत नहीं है। सोनभद्र जिले से एक दिलचस्प खबर थी और जातिवाद का जहर कहां तक फैल गया सोचिए। वहां पर खरवाड़ जनजाति के लोगों ने अपने बच्चों को दलित महिला के हाथ से खाना खाने से रोक दिया। इंटरेस्टिंग, ये सोचिए। सरकार का उस समय आदेश था कि प्राइमरी स्कूलों में रसोइयों की नियुक्ति में दलित वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। आदेश यह था कि 25 छात्र पर 1 के अनुपात में विद्यालय में अधिकतम 7 रसोइये रखे जाएं, लेकिन पहला रसोइया अनिवार्य रूप से दलित वर्ग का हो। लेकिन जब जुलाई में स्कूल खुला तो स्कूल खुलने के साथ ही वो हंगामा बवाल भी शुरू हो गया। कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसलिए स्थानीय गुटबंदी के चलते बवाल बढ़ गया। चलिए, लालजी प्रसाद निर्मल अभी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य स्तर के मंत्री हैं, बौद्ध महासभा के अध्यक्ष भी हैं। उस समय बहुत मुखर थे, बहुत बोल रहे थे और बोले कि 30 जुलाई 2010 को दलित बुद्धिजीवियों की एक सभा की जाएगी, सेमिनार की जाएगी और उन्होंने कहा कि छुआछूत मानवता के प्रति सबसे गंभीर अपराध है, यह नस्ल भेद से भी भयावह है और निंदनीय घटना है। निर्मल कुमार के अनुसार इन घटनाओं से दलित वर्ग के लोग चिंतित और अपमानित महसूस कर रहे हैं और इस पर सरकार को बोलना चाहिए। क्या निर्मल साहब, आप मुझे जानते ही हैं, मैं भी आपको जानता हूं। यही बात आज उत्तराखंड में रिपीट कर दीजिए।
और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रिपीट कर दीजिए। आपकी चुप्पी है किसी बलात्कार मर्डर की घटना, क्योंकि आप राज्य मंत्री भाजपा सरकार में बन चुके हैं, तो कैसे आप बोलेंगे। चलिए, उधर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं दारापुरी साहब, जानता हूं उनको, वो भी हैरानी उस समय उन्होंने व्यक्त किया था और उन्होंने कहा था कि मामला व्यापक होता जा रहा है, सरकार चुप्पी साधे है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। दारापुरी साहब का कहना था कि सरकार को छुआछूत के खिलाफ प्रचार प्रसार करना चाहिए और शासनादेश को सख्ती से लागू करना चाहिए। इस मामले में सामाजिक आंदोलन की भी जरूरत है, ऐसा उन्होंने बताया था। जो मिड डे मील का जो ऑफिसर थे प्राधिकरण के, जो एडिशनल डायरेक्टर संतोष राय का कहना है कि इस तरह से जहां भी घटनाएं आ रही हैं सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और उनका स्टेटमेंट सुनिए कि बच्चों के दिमाग में छुआछूत की भावना नहीं होती, कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की कोशिश करते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाता है। संतोष राय साहब, आपने इतिहास नहीं पढ़ा है, आपको पता नहीं है डॉक्टर अंबेडकर ने इस सिलसिले में क्या कहा था, वो मैं आपको सुनाने वाला हूं। बच्चों को जातिगत भेदभाव, जाति का जहर ये अपर कास्ट सवर्ण लोग बचपन से पैदा होते उसके कान और दिमाग में डालते रहते हैं। और ये अंबेडकर का पेज नंबर कोट करके मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ये पुराना है। अब चलिए नया आ जाइए। देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि जहां देवता रहेंगे वहां पर व्यवस्था बहुत कठोर रहेगी, पहले बात समझ लीजिए। मामला है चंपावत के सुखी टांग इंटर कॉलेज का है और यहां एक दलित भोजन माता थी। अब बवाल बढ़ गया है, महिला को की नियुक्ति को अवैध बताया जा रहा है, कभी जातिवाद का मुद्दा हावी हो रहा है। लालजी निर्मल साहब किधर हैं, जरा हाजिर होइए, उत्तराखंड पहुंचिए। अब यहाँ पे जो मामला है कि यहाँ पे अगड़ी जाति के छात्रों ने दलित महिला के हाथ से मिड डे मील खाने से इनकार किया और महिला की नौकरी भी चली गई। खबर के मुताबिक दलित महिला की नियुक्ति भोजन माता के पद पर हुई थी। बताया गया कि अगड़ी जाति के छात्र इस बात से इतना नाराज हुए कि महिला के हाथ से बना खाना खाने से इनकार कर दिया। हालांकि उधर जो ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि छात्र इसलिए नाराज हुए क्योंकि महिला की नियुक्ति गलत तरीके से हुई थी। क्या बात है, छात्रों को कैसे पता लग गया कि महिला की नियुक्ति गलत तरीके से हुई थी? छात्रों का काम तो पढ़ना है, जो भोजन मिले उसको खाना है। छात्र के 6ठी 8वीं क्लास के छात्रों को पता लग गया कि क्या महाराज जनेऊ लीला किसको समझा रहे हैं? कैसे पता लगा कि नियुक्ति जो है ठीक नहीं थी, उन्हें तो खाने से मतलब होना चाहिए था। चलिए, उधर अनुसूचित जाति की महिला को भोजन माता बनाए जाने से सामान्य वर्ग के छात्रों ने खाना खाने से इनकार किया ही। इसके बाद जो मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को मामले की जांच करने के लिए कहा। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि खुली बैठक में दोनों पक्षों को सुनने और कागजीय जांच में भोजन माता की नियुक्ति अवैध पाई गई, अवैधानिक पाई गई, इसलिए नियुक्ति रद्द कर दी गई। अब जल्द ही नए सिरे से एडवर्टीजमेंट निकालकर फिर नियुक्ति होगी। इस स्कूल में 230 छात्र पढ़ते हैं, इनमें से 6ठी और 8वीं तक के 66 बच्चे मिड डे मील के दायरे में आते हैं और 66 में से मंडे को सिर्फ 20 यानी कि 20 दिसंबर को 16 छात्रों ने मिड डे मील खाना खाया। वहीं सामान्य वर्ग का कोई भी छात्र नहीं आया क्योंकि खाना एक दलित समुदाय की महिला ने तैयार किया था। ऐसे कई बच्चे घर से ही टिफिन लेकर आया था। अच्छी बात है, टिफिन लेकर भेजिए, इनको खाना नहीं देना चाहिए इन बच्चों को। ऐसे माता पिता अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो घर से ही टिफिन लेकर आए, ज्यादा बेहतर है। वहीं कईयों ने खाना नहीं खाया। इसके बाद विवाद हुआ, स्थानीय मीडिया में बात चली और सोशल मीडिया पे आप सब देख ही रहे हो। इसके अगले दिन स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी, अभिभावक मंच और अन्य लोगों की बैठक हुई। एडी बेसिक जो जांच करता है, जरा नाम सुनिए, अजय नौटियाल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित, बीईओ अंशुल बिष्ट ने जांच कर भोजन माता की नियुक्ति को ही अवैध करार दे दिया, इसे रद्द कर दिया। तीनों जनेऊधारी हैं, जो नियुक्ति करने वाले हैं तीनों जनेऊधारी हैं, सब अपर कास्ट हैं। उन्होंने फैसला कर दिया, अब ब्राह्मण की नियुक्ति होगी, भट्ट माता की होगी नियुक्ति। सो रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले स्कूल ने भोजन माता की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था।
इसके लिए महिलाओं ने आवेदन किया। ग्रामीणों के मुताबिक अभिभावक संघ और प्रबंधन समिति की मौजूदगी में सर्वसम्मति में से खुली बैठक में पुष्पा भट्ट को भोजन माता नियुक्त किया गया। लेकिन आरोप है कि इस बीच दूसरी महिला को भोजन माता नियुक्त कर दिया गया। हालांकि स्कूल प्रबंधन समिति खुली बैठक में सामान्य वर्ग की महिला की नियुक्ति को सिरे से खारिज कर रहा है। उनका कहना है कि शासनादेश के अनुरूप ही भोजन माता की नियुक्ति की गई, लेकिन कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। तो कहाँ गए भाई ब्राह्मण बॉय जनउधारी, जाके जरा पूछो, इसमें माफी मांगना चाहिए कि नहीं, शर्म आनी चाहिए कि नहीं कि 21वीं सदी का भारत है, छुआछूत भेदभाव दिमाग से नहीं निकला है। छुआछूत और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के लिए इनके जन्मदाताओं को माफी मांगनी चाहिए इस पूरे देश से और मानवता से। अब डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, इस पे आपको लिए चलता हूं। जाति का जहर, आखिर छोटे बच्चों, स्कूल जाने वाले बच्चों के दिमाग में जाति का जहर कौन डालता है? चलिए डॉक्टर अंबेडकर इस पर क्या कह रहे हैं वो रेफरेंस के साथ आपको मैं बताता हूं। उन्होंने लिखा है कि कानून के मामले में प्रथा कोई नगण्य चीज नहीं है। यह सच है कि कानून को राज्य अपने पुलिस बल के माध्यम से लागू करता है और प्रथा यदि वैध नहीं है तो राज्य उसे लागू नहीं कर सकता। लेकिन व्यवहार में इस अंतर का कोई महत्व नहीं है। राज्य जितने असरदार ढंग से कानून को लागू करता है, उससे भी कहीं असरदार ढंग से प्रथा को जन समूह लागू करता है। इसका कारण यह है कि संगठित जनसमूह की बाध्यकारी शक्ति राज्य की बाध्यकारी शक्ति से कहीं अधिक प्रबल होती है। जब राज्य भी एक ही तरह का हो, जब हिंदूवादी राज्य हो, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मनु का धर्म तकनीकी दृष्टि से कानून नहीं रहा, फिर भी इस कारण उसके महत्व पे कोई आंच नहीं आई है। परिस्थितियां ऐसी हैं जो मनु के इस धर्म के प्रभाव को पूरा करने में सक्षम है, और इन परिस्थितियों में सर्वोपरि है प्रथा, कस्टम जिसको बोलते हैं, कस्टम परंपराएं। प्रथा का बल समाज के हर समूह की न केवल कार्य करने की बल्कि अनुभव और विश्वास करने की, आकलन करने की तथा स्वीकार और अस्वीकार करने की कुछ आदतें होती हैं। वे समूह की मानसिक वृत्तियों का अंग होती हैं। हर नवागंतुक, चाहे वह समूह में जन्म से या अंगीकार करने से, अडॉप्ट करने से शामिल होता है, इस सामाजिक माध्यम की दीक्षा प्राप्त करता है। मतलब घर में ही बचपन से दीक्षा दी जाती है। हर समूह के भीतर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है कि समूह की इन मानसिक वृत्तियों को समूह के हर नए सदस्य के मानस पर गोदा जाए, उसके दिमाग पर चिपकाया जाए, मतलब जातिवाद का जहर भी चिपकाया जाए। उसके द्वारा समूह व्यक्ति का सामाजिकरण करता है या उसकी मानसिक तथा व्यवहारिक वृत्तियों का निरूपण करता है, और अंततः वह समूह पर आश्रित हो जाता है। यह कारण नहीं है कि पढ़े लिखे लोग भी जातिवादी होते हैं, क्योंकि उनको जातियों पर निर्भर होना होता है। वस्तुतः वह समूह पर इतना अधिक आश्रित हो जाता है कि तुरंत पंक्ति में, लाइन में खड़ा हो जाता है और समूह में प्रचलित श्रद्धा और व्यवहार के तौर तरीकों को स्वीकार कर लेता है। वे उसके अपने मानस की स्थायी वृत्ति बन जाते हैं, परमानेंट हैबिट बन जाता है कि इस तरह बचपन से उसके माथे में गोदा जाता है, गोदना की तरह गोदा जाता है कि उसके ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। जानना चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर का रेफरेंस, तो वॉल्यूम हिंदी का 10 उठा लीजिए, पेज नंबर 182 और 83 पे ये रेफरेंस है कि कैसे जो जाति का जहर बच्चों को बचपन से ही दिमाग में गूंदा जाता है, जो उसके हैबिट का पार्ट बन जाता है। तो इस प्रथा के लिए कौन माफी मांगेगा मिस्टर ब्राह्मण बॉय? इस तरह की प्रथा आपने जो बनाई है, ये आपके लिए तो नेचुरल लगता होगा, क्योंकि आप तो 21वीं सदी में है, फिर भी दिमाग आपकी 5वीं शताब्दी में है। तो इसके लिए भी आपके पूर्वजों को और आपको माफी मांगनी चाहिए मिस्टर ब्राह्मण बॉय, जिन्होंने कहा है कि माफी मांगनी चाहिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा
अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होती है। जय भीम, शुक्रिया।